गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 2024 के इंटरिम बजट में प्रपोजल रखा है कि कैसे मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्रेडिट का इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स से। ठीक है। तो आपको पता होगा कि इनपुट सर्विस टैक्स इनपुट क्रेडिट जो है मिलता है जीएसटी पर। तो उसी से रिलेटेड इनपुट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का भी फंक्शन होता है, पर पहले हम समझते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। समझ लो आपने 1,000 रुपये का जो है आटा खरीदा, और उस पे आपने एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 रुपये आपने जीएसटी पे किया था और उस आटे को ख़रीदने में। और फिर जब आपने उसकी ब्रेड बनाकर आगे बेचा तो 2,000 रुपये की आपने समझ लो वो ब्रेड बेची, और आपको उस पर 200 रुपये जीएसटी जो है पे करना है गवर्नमेंट को। तो आप क्या करोगे कि इंस्टेड ऑफ 200 रुपये की पेमेंट करने की बजाय आपने ऑलरेडी 100 रुपये तो पे कर दिया था जो आटे आटे के ऊपर, है ना। तो वो आप माइनस करोगे और आप सिर्फ 100 रुपीज़, मतलब टैक्स की एडजस्टमेंट, मतलब 2 बार नहीं टैक्स पे करना आपको। आप वो जो पुराना जो आपने टैक्स पे कर दिया था ऑलरेडी आटे के ऊपर, उतना उसमें से माइनस कर लोगे कि आपने उतना तो एक सी सेम प्रोडक्ट के ऊपर आपने जो है वो प्रोडक्ट आप पे कर चुके हो इनपुट के ऊपर। इनपुट इसमें आटा था, जो आउटपुट था वो ब्रेड था। इनपुट पे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, तो आपको दोबारा उस पर टैक्स पे नहीं करना है, तो आप उसमें से एडजस्ट कर लेते हो। अब इसी को आप सर्विस के कंटेक्स्ट में समझो। ठीक है, वो तो गुड्स के कंटेक्स्ट में था, अब इसको सर्विस के कंटेक्स्ट में समझो। समझ लो आप आपका बिज़नेस है वेबसाइट बनाने का। ठीक है, तो आप अपने क्लाइंट से 10,000 रुपये लेते हो वेबसाइट बनाने के लिए, और आप वेबसाइट का जो लोगो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है वो आप किसी फ्रीलांसर से बाहर करवा लेते हो ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट। ठीक है, तो समझ लो उसको आपने 2,000 रुपये पे किए अपने क्लाइंट के बिहाफ पर, और उस 2,000 रुपये में 500 रुपये का जो है वो जीएसटी भी था उसका। ठीक है, वो आपने पे कर दिया। लेकिन जब आप 10,000 रुपये लोगे अपने क्लाइंट से, तो आपने उसमें से ऑलरेडी ही जो है 2,000 रुपये का चार्जेस थे जो आपने अपने ग्राफिक डिज़ाइनर को दिए थे, एक फ्रीलांसर को बाहर से जो आपने आउटसोर्स किया था जिसको, वो आप 500 रुपये तो ऑलरेडी पे कर चुके हो। और जो आप 10,000 रुपये अपने क्लाइंट से लोगे, जिसमें कि समझ लो 2,000 रुपये जो है जीएसटी है, तो आप वो 500 रुपये जो है वो एडजस्ट कर लोगे और सिर्फ 1,500 रुपये गवर्नमेंट को दोगे आगे, क्योंकि आप 500 रुपये तो ऑलरेडी पे कर चुके हो इस पर्टिकुलर पूरी सर्विस के लिए। इनपुट इसमें क्या था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आउटपुट क्या था कि जो है वेबसाइट डेवलप करनी थी। ठीक है, तो इसके कंटेक्स्ट में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अब हम समझते हैं। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, ये बेसिकली जो है एक ऑफिस है, या आप समझ लो एक बिज़नेस है जिसका कई लोकेशंस पर जो है वो जो है बिज़नेस चलता है। तो अब उसके ऊपर उसके पास एक ही सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जो समझ लो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही लगा लेते हैं हम एग्जांपल पे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वही कंपनी जो है वो कई अपनी ब्रांचेज़ में अलग अलग लोकेशंस पर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है, सेम ही सर्विस। समझ लो ये वेबसाइट का ही एक डेवलपमेंट करनी है किसी बड़ी कंपनी के लिए। ठीक है, जैसे इन्फोसिस जैसी कंपनी जो अलग अलग जगहों पर काम कर रही है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, और वो समझ लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ही, या रेलवे की कोई वेबसाइट है, या आप कोई स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट लगा सकते हो, तो उसको बनाने का काम कर रही है। उसके बीच में जितनी भी उन्होंने अ, जो है आउटसोर्सिंग की होगी या फ्रीलांसर से काम करवाया होगा, एक ही सर्विस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट बनानी है, अलग अलग जगहों से उन्होंने फ्रीलांसिंग करवाई, उन सब के ऊपर जीएसटी पे किया। तो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर जो है इनवॉइसेस शेयर होंगे कि हमने समझ लो तेलंगाना में किसी फ्रीलांसिंग कंपनी से ये पर्टिकुलर ग्राफिक बनवाया था। जो सर्वर था हमने समझ लो तमिलनाडु में से किसी कंपनी से लिया था उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए ही, एक ही सर्विस के लिए। तो जितने भी कॉमन जो है इनवॉइसेस होंगे, मतलब तेलंगाना की उस कंपनी का जहाँ से ग्राफिक बनाया, जहाँ से सर्वर लिया तमिलनाडु से, उन सब का जो है जो कॉमन इनवॉइसेस होंगे वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर भेजे जाएंगे कि ये पर्टिकुलर जो है हमारे लोकेशन पर, हमने सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर भेज दिए हैं। ठीक है, और फिर वो जो है वही सेंट्रलाइज्ड लोकेशन उन सब इनवॉइसेस को इकट्ठा करेगी उस पर्टिकुलर सर्विस पे जो गवर्नमेंट को दे रही है, गवर्नमेंट की वेबसाइट बनाने के लिए। फिर उसका जो है आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जाएगा उस पर्टिकुलर सर्विस का। ठीक है, समझ आ गया ना कि गुड्स के कंटेक्स्ट में अलग चीज़ होती है, ये सर्विस के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है, तो आईएसडी बेसिकली एक वो बिज़नेस है जहाँ पर ये सारे इनवॉइसेस आते हैं उसकी ब्रांचेस द्वारा, और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो बाद में क्लेम किया जाता है। अब इनकी जो आईएसडी जो होते हैं इनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है अपनी, और रजिस्ट्रेशन इनकी मैंडेटरी होती है। कॉमन पैन नंबर होगा क्योंकि एक ही कंपनी है, ऑफ कोर्स अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो
इनपुट टैक्स क्रेडिट जब ये सर्विसेज के कंटेक्स्ट में जो है एक्रू कर रहे होते हैं, जब ये जो है क्लेम कर रहे होते हैं, तो इनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो अब याद रखो कि ये कैपिटल गुड्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सर्विसेज की बात हो रही है, इनपुट सर्विसेज की बात हो रही है, ओके। तो इनके लिए मैकेनिज्म गवर्नमेंट बनाने की जो है वो कैसे जो है इनको जो है रेगुलेट किया जाएगा, ये बनाने का प्रपोजल रखा गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ROSSCTL स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने कॉन्टिन्यूएशन जो है अप्रूव कर दी है, स्कीम फॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइस 2026 तक अपैरल और गारमेंट के एक्सपोर्ट्स में। तो ये स्कीम जो है ये सारा का सारा जो भी स्टेट या सेंट्रल टैक्सेस जो हैं होते हैं या लिवाइज होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स और गारमेंट्स के, उसको रीइंबर्स कर देती है एक्सपोर्टर को, ठीक है, ताकि उसको एक तरह से इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। और ये ओल्ड स्कीम जो थी रिबेट ऑफ स्टेट लिवाइज स्कीम, उसके सक्सेसर स्कीम है। अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इस स्कीम में ये फ़र्क है कि पुरानी स्कीम सिर्फ स्टेट लिवाइज को और स्टेट टैक्सेस को ही जो है वो रीइंबर्स करती थी, पर ये स्कीम जो है सेंट्रल टैक्सेस और सेंट्रल लिवाइज को भी रीइंबर्स करती है। तो ये जो रिबेट दी जाती है ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के बेसिस पे दी जाती है, और ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो होती हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है, मतलब आप अगली किसी शिपमेंट में उसको जो है वो रिडीम कर सकते हो, ना मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप उसको रिडीम कर सकते हो, ठीक है। सो वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल तक की होती है ई स्क्रिप्ट्स की। एलिजिबिलिटी क्या है? जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं गारमेंट्स या अपैरल के, अनलेस और अनटिल उनको जो है बैन नहीं किया हुआ है वो इस सर्विस को लेने के लिए, इस स्कीम के बेनिफिट्स को लेने के लिए, वो सब जो है एलिजिबल होते हैं इसके लिए। इम्प्लीमेंट इसको नोटिफाई तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने किया है स्कीम को, लेकिन जो है इम्प्लीमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्ट्री का करता है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये टॉपिक आपके जो है इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को भी जो है वो एक्सटेंड कर दिया है 2026 तक, ठीक है, जैसे ऊपर वो ROSCTL स्कीम को भी 2026 तक एक्सटेंड किया है। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट कंपनीज, MSME, FPOs इन सबको इंसेंटिवाइज करती है, जो भी डेयरी प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, एनिमल फीड प्लांट के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ताकि मिल्क और मीट प्रोसेसिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो सके कंट्री में, प्राइस रियलाइजेशन जो है प्रोड्यूसर के लिए अच्छा हो सके, क्वालिटी मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर को अवेलेबल हो सके, और एक्सपोर्ट्स भी हम कर सकें, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है इसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन देती है 8 साल के लिए, जो भी लोन्स लिए जाते हैं, और 2 ईयर का उसमें मोरेटोरियम भी रखती है। और गवर्नमेंट एंटिटीज़ और कोऑपरेटिव्स जो हैं वो इस स्कीम को बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टाइडल डिसरप्शन इवेंट। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ने मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशंस देखी हैं AT-2023 CLX, जो कि क्लोजेस्ट टाइडल डिसरप्शन इवेंट है अर्थ के, ठीक है। तो टाइडल डिसरप्शन इवेंट क्या होती है? जब भी कोई स्टार एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास से गुजरता है, तो ब्लैक होल की जो है ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, जबकि जो स्टार है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो उसको दूसरी तरफ पुश करती हैं, ठीक है। सोचो जैसे कि हमारे अर्थ अर्थ और मून का हिसाब होता है ना, कि अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ जो है अर्थ उसको मून की भी कुछ ग्रेविटी है या सन की भी कुछ ग्रेविटी है, वो उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो जो ये जब भी ऐसा होता है तो इससे टाइड्स जनरेट होती है ना हमारे, इसी फिनोमिना से तो टाइड्स जनरेट होती हैं हमारे जो है ओशंस में। तो अब इसी को आप इस कंटेक्स्ट में समझो कि टाइडल डिस्ट्रप्शन में क्या होता है, टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट में, कि ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है वो स्टार को अपनी तरफ से खींच रही है। तो मतलब जो है जो इनर मोस्ट रीजन है स्टार का उसको अपनी तरफ खींच रही है, और उसकी सारी डेब्री को अपनी तरफ खींच रही है। स्टार जो है जैसे ही ब्लैक होल के पास आता है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट करने लगती है ब्लैक होल की, और उसको अपनी तरफ खींचने लगती है। और जो स्टार जो है वो इस उसकी वजह से स्टार की जो है वो पुश करता है उसको, मतलब वो दूसरी तरफ पुश कर रहा होता है, और जो ब्लैक होल है उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक डिस्क की तरह फॉर्म बन जाता है। मतलब एक आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करोगे, एक दूसरी तरफ से खींचोगे, एक आप एक दूसरी तरफ से खींचोगे, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा ना। तो उसी को हम कहते हैं टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट। तो इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के फॉर्म में, और ये ब्राइट फ्लेयर्स ऑफ रेडिएशन जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, और इससे हमें यहाँ से पता लग जाता है कि हाँ ये टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट हो रही है इस पर्टिकुलर स्टार की, क्योंकि ये एक ब्लैक होल के पास से गुजर रहा है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैग सेफ। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कई तरह के पावर बैंक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, लेकिन मैग सेफ चार्जर जो है एप्पल के, उससे जब से वो आए हैं तब से इंडस्ट्री इवॉल्व हो गई है। मैग सेफ क्या होता है? एक बेसिकली वायरलेस चार्जर है या पावर बैंक है, जो आपके वायरलेस कंपैटिबल मोबाइल फ़ोन के साथ जो है कनेक्ट हो जाता है और उसको चार्ज करता है। कैसे करता है? मैग्नेटिक करंट जो होता है वो आपके मोबाइल फ़ोन के बैक पर जो है उसको उसको जो है मैगसेफ चार्जर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। फिर मैगसेफ चार्जर जो है वो ऑफ कोर्स करंट पास करता है और उससे जो है आपकी बैटरी को पीछे से चार्ज कर दिया जाता है। कोई बहुत ही यूनिक इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। जस्ट मैग्नेट्स का कनेक्शन किया जा रहा है और सर्किट को कंप्लीट किया जा रहा है, उसके बेसिस पर जो है वो बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मीसोलिथिक पीरियड। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मीसोलिथिक रॉक एरा पेंटिंग जो है वो डिस्कवर की गई हैं तेलंगाना में, सो सीतामढ़ी लोधी इस एरिया में। तो मीसोलिथिक पीरियड कौन सा पीरियड है? मिडल स्टोन एज, एंशियंट कल्चरल स्टेज, जब जो पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में थी। 12,000 से 10,000 साल पुरानी ये स्टेज थी हमारी टाइम की। और इसमें हम उस टाइम पर चिप्ड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते होते थे। ठीक है। तो हंटिंग से जो है ट्रांजिशन होकर हंटर गैदरर लाइफस्टाइल की तरफ जो है ये एक जो टाइम फेज जब बढ़ा तो उसको हम मीसोलिथिक पीरियड कहते हैं। जो लोग थे उस टाइम पर उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना, एनिमल हस्बेंड्री करना जो है वो शुरू कर दिया था ऑलमोस्ट, जब मीसोलिथिक पीरियड एंड हो रहा था। तो मीसोलिथिक एज जो है उस टाइम पर डॉग को डोमेस्टिकेट किया जाना शुरू किया गया। जब मीसोलिथिक एज आई, क्लाइमेट जो है वो वार्म होना स्टार्ट हुआ था आफ्टर लास्ट आइस एज। मीसोलिथिक पीरियड के टाइम पर ह्यूमंस जो है उन्होंने केव पेंटिंग, एनग्रेविंग्स, सेरामिक्स जो है वो शुरू कर लिए थे एज पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ्स। अगर हम इंडिया में देखें मीसोलिथिक साइट्स, तो बगौर राजस्थान में, सराई नहर राय इलाहाबाद में और छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में मेसोलिथिक साइट्स अभी भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुबिका पेंटिंग्स। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मणिपुर जो है रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए फेमस है, लेकिन उसमें कई ऐसी जो है आर्ट फॉर्म्स है जैसे सुबिका पेंटिंग्स, वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाली हैं क्योंकि निगलेक्ट उस वो फेस कर रही हैं। तो सुबिका पेंटिंग्स जो हैं वो मीती कम्युनिटी की जो है स्टाइल कल्चरल हिस्ट्री से एसोसिएटेड है। ये आर्ट फॉर्म जो है या फिर जो राइटिंग ट्रेडिशन है, जब इंट्रोड्यूस किया गया था स्टेट में तब से ये आर्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता है लगभग 18th और 19th सेंचुरी के आसपास। और अगर हम देखें सुबिका लाइसाबा, तो सुबिका लाइसाबा जो है वो पेंटिंग है जो कि कल्चरल मोटिव्स इसमें देखने को मिलते हैं। सुबिका लाइसाबा एक डायरेक्ट और ऑथेंटिक कॉन्टिन्यूएशन है मीती कल्चरल ट्रेडिशन की, जो विजुअल इमेजेस के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है। सुबिका लाइसाबा जो है उसमें विजुअल लैंग्वेज है कई तरह के एलिमेंट्स की, जैसे लाइंस, शेप्स, फॉर्म्स, कलर्स, पैटर्न्स, और इसको हैंडमेड पेपर और बार्क ऑफ ट्रीज़ के ऊपर जो है वो पेंट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मनातीस। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ मनातीस जो हैं वो कन्वर्ज हुए फ्लोरिडा स्टेट पार्क पे रिसेंटली। तो मनातीस क्या हैं? लार्ज एक्वेटिक एनिमल्स जिनको हम सी काउस भी कहते हैं, और ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करते हैं जिनको हम सिरेनिया कहते हैं। ठीक है। तो ये ग्रुप जो है इसमें डुगोंग्स भी आते हैं। मैनातीस जो हैं वो शैलो मार्शी कोस्टल एरियाज़ और रिवर्स को इनहेबिट करते हैं। 3 तरह की स्पीशीज़ हैं इसमें, अमेज़ोनियन, अफ्रीकन और कैरिबियन। अगर हम फीचर्स देखें तो फीमेल जो हैं वो बड़ी होती हैं, हैवियर भी होती हैं मेल से। लाइफ स्पैन इनका 50 से 60 साल होता है। ऑफ कोर्स ये वैसे तो कोस्टल उसमें पानी में रहते हैं, लेकिन जब ब्रीथ करना होता है तो ये ऑफ कोर्स वाटर के सरफेस पर आ जाते हैं एयर के लिए। हर्बीवोर्स होते हैं, लेकिन और अगर हम इनको देखें कंजर्वेशन स्टेटस तो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 80,000 प्लस हेक्टेयर ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट जो बारगुर हिल्स में थे इरोड डिस्ट्रिक्ट में, उनको थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया है या डिक्लेयर कर दिया है। तो थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उस कॉरिडोर का पार्ट है जो कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को माले महेदेश्वरे हिल्स टाइगर रिजर्व से कनेक्ट कर रहा है। एक प्रोमिनेंट पोजीशन है ईस्टर्न घाट्स में, जो कि वेस्टर्न घाट को जब जहाँ पर मिलते हैं नीलगिरी में, उस एरिया में पड़ता है। तो वन ऑफ द टाइगर कॉरिडोर्स है, ऑफ कोर्स नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व का ही पार्ट है ये। और यहाँ का जो लैंडस्केप है वो पलार रिवर का ही कैचमेंट एरिया है। ठीक है। तो कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है यहाँ पर ट्राइबल और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। ओके।
So now let us see all these topics in English. So the first topic is input service distributor. This topic is important for your economy and your governance section. So Finance Minister in Budget 2024 has proposed the manner of distribution of credit by input service distributors. So what is this topic? For that we have to understand what is input tax credit. So for example, in the context of goods, remember I'm talking about goods first. Okay, so in terms of goods, how you claim input tax credit? Suppose you bought um, uh, flour, or what we call atta, for 1000 rupees, or let's say 2000 rupees, or what's 1000 rupees, and you paid 100 rupees or GST on that. Okay, this is your input. Okay, you are using that flour to make to bake bread, which you would be selling for, let's say, 10,000 rupees, and upon that you would have to pay 2,000 rupees as GST. But now you would not pay 2,000 because you have already paid 1,000 rupees GST on the floor that you purchased as input. So what you would do instead is that, instead of paying 2,000 rupees directly on the bread, you would cut the 1,000 rupees that you paid initially on the floor, and you would only pay the remaining 1,000 rupees as GST to the government. So basically, otherwise, if you had paid 2,000 rupees uh, again, then it would have costed you 3,000 rupees GST on the same particular product. Okay, input GST plus the output GST. Okay, but this is not the case. It would be similar to having tax on tax. So to avoid that situation, input tax credit was introduced as part of GST. Now consider the same for services sector. So what happens here is that, let's take an example of Infosys or TCS. They have been given the task of making a website or running a particular service for the government. Okay, let's take this example. So what they would be doing is that they have hired certain freelancers. Let's suppose Infosys got the contract of 1,000 crore rupees from government, that you have to maintain this IRCTC website, or let's suppose any income tax website for, let's say, next 10 years. So what they Infosys would be doing is that, instead of using their own workforce, they may be using certain freelancers also, okay, for that particular project. So let's suppose Infosys is having offices every year, every place. So let's suppose that they hired some small firm from Telangana for graphic designing. Similarly, they hired some server provider firm from Gujarat, and so on. So they have basically hired a certain freelancing companies who are providing services for this particular service, for this particular service of IRCTC website management, and they have already paid GST in terms of payment to these freelancing companies already. Okay, let's suppose that for the graphic designing company in Telangana, Infosys has paid 100 crore rupees as payment, which includes which includes, let's suppose, 10 crore rupees as GST. So when this Infosys would be receiving 1,000 crore rupees from the government, they would have to pay GST on that also. So instead of paying the entire GST on the output, they would deduct the GST that they have already paid to those freelancing companies, and then as input tax credit on these services. And what would happen here is that, how they would be doing it, because Infosys is the same company which is located at the centralized location, let's suppose Mumbai, okay, or let's suppose Bengaluru. So instead, there would be a centralized location which would receive all the invoices from the Telangana company, or Telangana branch of Infosys, then Gujarat branch of Infosys, and so on. So they would combine all those invoices for that particular service, and then they would create one singular form, and they would start claiming input tax credit for the services that they have been providing to the uh,
for the contract basically. Okay, so that's that particular centralized location which it has to be registered separately, and it is mandatory of course. So they have to obtain a separate registration. The process for that is being the or manner of distribution of credit is being now proposed in the budget. Okay, so it is relevant for businesses who are having multiple branches and they operate within India. These businesses are required to obtain GSTIN number for each branch of their services, and based on the purchases, they send all these invoices to a centralized location so as to claim input tax credit. And remember, this is just about services sector, not the goods sector. For that, there's a separate other issue. Okay, so now the government is proposing that they would be handling this issue or manner of distribution of credit by input service distributors. So the next topic is ROSCTL scheme. This topic is important for your economy section. So recently, Union Cabinet has approved the continuation of the scheme for rebate of state and central taxes and levies for the export of apparel or garments to 2026 period. So the aim of this scheme is to reimburse all embedded state and central taxes or levies for exports of manufactured goods and garments. So it is the successor to rebate of state levy scheme, under which only state levies or taxes were being reimbursed, but now state and central both are being reimbursed. So these reimbursements, I'm sorry, this reimbursement is done in the form of duty credit scripts, and these duty credit scripts are freely transferable also, that it can be transferred from one company to another company also. So the validity of this e-script is 1 year from its creation, and all the exporters of garments or apparel are eligible for it, unless of course uh, denied this benefit by the DGFT. So this scheme has been notified by Ministry of Textiles, but the benefits will be given by the or implementation will be given by the Department of Revenue of Ministry of Finance. So the next topic is Animal Husbandry Infrastructure Development Scheme. This topic is again important for your economy section. So Union Cabinet has approved the continuation of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund uh, under the Infrastructure Development Fund scheme for another 3 years up to 2026. So it's a central sector scheme which aims to incentivize investments by individual entrepreneurs, private companies, MSME, FPOs, etc., who are functioning in dairy processing, meat processing, and animal plant feed. Uh, so aim is to increase milk and meat processing capacity and to make available increased price realization for the producer. It also aims to make available quality milk and meat products for the domestic consumer, to promote exports and increase the export of milk and meat sector, and to make quality concentrated animal feed to the cattle, buffalo, sheep, etc. So the government of India provides 3.3% interest subvention for 8 years, and even 2 years moratorium for loans from scheduled commercial banks. And under this, the government entities and cooperatives, of course, are not eligible for this for the benefits of this scheme. So the next topic is tidal disruption event. This topic is important for your science and tech section. So an international team of astronomers have recently conducted multi-wavelength observations of AT 2023 CLX, which is the closest to Earth tidal disruption event. So a tidal disruption event is it occurs when a star passes very close to a supermassive black hole, and it is pulled apart by the black hole's tidal forces, causing the process of disruption. So how does this event unfold? So when a star in a galaxy approaches a black hole, the gravitational forces act of the black hole starts uh, attracting it towards it, and the gravitational pull on the far side of the star is attracting to the opposite end. So what happens is here is that these two gravitational forces are acting on the opposite directions, which causes the star to stretch, and eventually the star gets torn apart into a stream of gas and debris. This process is tidal disruption. So the debris from the disrupted star forms an accretion disk around the black hole, and this releases a tremendous amount of energy in the form of X-rays and ultraviolet radiation, and these tidal disruption events are observed as bright flares of radiation from the center of a galaxy. Okay, so the next topic is
MagSafe. This topic is important for your science and tech section. So there are a variety of power banks available online, but of course, since the launch of MagSafe chargers from Apple, the industry has evolved. So MagSafe is a wireless power charger or power bank which connects to the back of your wireless compatible mobile phone. It uses the magnetic current present at the back of your mobile phone and magnets on the MagSafe charger. So as with any other power bank, a MagSafe charger also needs to be charged, of course. How does it work? It works only with compatible devices. So basically, MagSafe chargers, after you fix them directly on the back of your mobile phone, they connect to the magnets on the charger, that and then the circuits get complete. The complete circuit allows the current to flow through from the power bank to the device, and then of course your mobile gets charged. Okay. So the next topic is Mesolithic period. This topic is important for your art and culture section. So Mesolithic era rock paintings have been recently discovered at Sitamma Lodi in Telangana. So Mesolithic period is also called the Middle Stone Age, and it is an ancient cultural stage which existed between Paleolithic and Neolithic stages. So it is considered to have occurred between 12,000 to 10,000 years ago. So people transitioned during that period from using large chipped stone tools to using smaller chipped stone tools, and the people transitioned from hunting large herds of animals in groups to a more hunter-gatherer lifestyle. People also started growing crops and practicing animal husbandry. It was during this Mesolithic age that dog was domesticated. During the Mesolithic age, climate was warming after the last ice age, and during this period only, human developed cave paintings, engravings, and ceramics to reflect their daily lives. If we look at the Mesolithic sites in India, then Bagor in Rajasthan, Sarai Nahar Rai in Allahabad, and Chota Nagpur Plateau are some of the Mesolithic sites. So the next topic is Subika paintings. This topic is important for art and culture section. So Manipur, which boasts of a rich cultural heritage, has some of its art forms which are on the brink of extinction, like Subika paintings, which is a style of painting that is intricately linked to the Methi community's cultural history. Uh, this art form existed when the writing tradition was introduced in this state. So experts estimate the use of Subika painting since 18th or 19th century. So if we look at Subika Lai Saba, the painting of Subika Lai Saba is a composition of cultural motifs made by pre-existing features. So Subika Lai Saba, among the six manuscripts, Subika Lai Saba represents the uh, direct and authentic continuation of the Methi cultural tradition depicted through visual images. So illustrations of Subika Laisava have visual language from the elements like lines, shapes, forms, colors, and patterns. So these visual images found in in this manuscript are painted on handmade paper. Okay, and of course this was prepared indigenously, either handmade from and other from handmade paper or barks of trees. So the next topic is manatees. This topic is important for your environment section. So a record number of manatees have converged at a Florida state park recently. So these are large aquatic mammals, and they are referred to as sea cows also. They belong to a group of animals called Sirenia, and these group also contains dugongs. So they inhabit shallow marshy coastal areas and rivers. So there are three species of manatees: Amazonian, African, and Caribbean. So females tend to be larger and heavier than males. So they, in order to breathe, of course, they swim to the water's surface for air. So lifespan is about 50 to 60 years. They are herbivores, and they are vulnerable under the IUCN's red list category. So the next topic is Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary. This topic is important for your environment section. So Tamil Nadu government has declared 80,000 hectares plus of reserve forest in Barker Hills in Erode district as the Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary, which is a part of corridor which connects Satyamangalam Tiger Reserve to the Male Mahadeshwari Hills Tiger Reserve. So these forests occupy a prominent position in Eastern Ghats as they merge with the Western Ghats at Nilgiris. So it is one of the tiger corridors identified by NTCA. This region is also part of the Nilgiris Elephant Reserve. This landscape is also the catchment area of the Palar River, and it is also of cultural and historical significance to tribal and local communities. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.